नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार होगा खत्म, योगी सरकार ने उठाया अहम कदम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ किन किन लोगों तक पहुंचा, ये जानने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लाभार्थियों का सत्यापन कराएगी। यूपी सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जरूरतमंदों को योजनाओं का फायदा पहुंचेगा। इस महामारी के दौरान सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए योगी सरकार की तरफ से नई मुहिम शुरू करने की कवायद चल रही है। दरअसल केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जनहित योजनाओं में कोई धांधली ना हो और लाभ जरूरतमंद और उपयुक्त लोग तक पहुंचे, इसकी चर्चा काफी दिनों से हो रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार लाभार्थियों का सत्यापन कराएगी। इस अभियान की शुरुआत गोरखपुर से की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी का फेमिनिस्ट कार्ड, जिसके द्वारा महिला वोटर्स को लुभा रही है टीएमसी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी 2021 विधानसभा चुनाव के लिए नारीवादी कार्ड का प्रयोग कर रही है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने एक नए कैंपेन स्ट्रेटजी का खुलासा किया है। इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी पार्टी की नजर राज्य की 2 करोड़ महिला मतदाताओं पर टिकी है। टीएमसी इन्हीं के आधार पर आगामी चुनाव में जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कैंपेन की शुरुआत भी हो चुकी है। पार्टी की महिला विंग तृणमूल महिला कांग्रेस ने रविवार से एक हफ्ते का कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का उद्देश्य सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ना है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लखनऊ में आप पार्टी के दफ्तर पर लगा ताला, संजय सिंह के दावों की बीजेपी ने खोली पोल। जी हां दोस्तों, लखनऊ में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर ताला लगने के बाद पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्य की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सिंह ने योगी सरकार पर दफ्तर बंद करवाने के लिए पुलिस का सहारा लेने का आरोप लगाया है। हालांकि दफ्तर पर ताला क्यों पड़ा, इसकी सच्चाई अब सामने आ गई है। मकान की मालकिन की माने तो आम आदमी पार्टी मकान खाली नहीं कर रही थी और इसका मकसद मकान पर कब्जा करना था। भाजपा की ओर से जारी एक वीडियो में दावा किया गया है कि संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मकान की मालकिन का कहना है कि मकान का रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया था और लोग इस मकान पर कब्जा करना चाहते थे। मकान की मालकिन मीरा कुमार का कहना है कि संजय सिंह ने झूठ बोलकर राकेश सिंह के नाम पर मकान किराए पर लिया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। शाहीन बाग एक्टिविस्ट ने थामा बीजेपी का दामन, कहा पार्टी मुस्लिमों की दुश्मन नहीं। जी हां दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर शाहीन बाग ने खूब सुर्खियां बटोरी है। एक बार फिर शाहीन बाग के प्रदर्शन से जुड़े लोगों की चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। शाहीन बाग के प्रदर्शन का अहम हिस्सा रहे और सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ करीब 200 लोग और पार्टी में शामिल हुए। शहजाद अली का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वह सीएए के मुद्दे पर सरकार से बातचीत करना चाहते हैं और वो उन तमाम लोगों को जवाब देना चाहते हैं जो बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बताती है। इसके अलावा दोस्तों, शहजाद अली ने यह भी आरोप लगाया है कि शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शनों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने हाथों में ले लिया था। इसी वजह से इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकल पाया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बाइडेन का वादा, जीत के बाद भारत को दिलाएंगे सुरक्षा परिषद में सीट। जी हां दोस्तों, नवंबर में होने जा रहे अमेरिकी चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिकी भारतीयों को रिझाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बाइडेन की प्रचार मुहिम के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि बाइडेन प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत की अग्रणी भूमिका की वकालत करेगा।
साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बाद सदस्य बनने में भारत की मदद करेगा। अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बाद उसमें भारत को सीट दिलाने में मदद करने का भी वादा किया है। पूर्व राजनयिक एवं बाइडेन के शीर्ष विदेश नीति सलाहकार टोनी ब्लिंकेन ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन दक्षिण एशिया में आतंकवाद को कतई सहन न करने की नीति अपनाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आरबीआई ने बंधन बैंक से हटाई एक और पाबंदी। एमडी सीईओ चंद्रशेखर घोष को लेकर दिया यह बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बंधन बैंक पर लगे प्रतिबंधों को एक के बाद एक हटा रहा है। फरवरी 2020 में केंद्रीय बैंक ने बंधन बैंक को नई ब्रांच खोलने की मंजूरी दे दी थी। अब बंधन बैंक ने बताया है कि रिजर्व बैंक ने उसके प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर घोष के पारिश्रमिक से रोक हटा दी है। बंधन बैंक के मुताबिक प्रवर्तकों की बैंक में हिस्सेदारी को लेकर केंद्रीय बैंक के नियम व शर्तों को पूरा करने पर चंद्रशेखर घोष के पारिश्रमिक पर लगाई गई रोक हटा दी गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने लाल किले से दिया सख्त संदेश तो चीन के बदले सुर, कहा एक दूसरे का करना है सम्मान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि चीन भारत के साथ आपसी विश्वास बढ़ाने और मतभेदों को ठीक तरीके से सुलझाने के लिए काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के लिए सही रास्ता एक दूसरे का सम्मान करना है। चीन के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के उस भाषण पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें पीएम मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के मजबूत होने और देश की क्षेत्रीय अखंडता सर्वोच्च होने की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हमारे देश के वीर जवान क्या कर सकते हैं, लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। एलएसी से लेकर एलओसी तक जिस देश ने भी आंख उठाई, भारत के जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गोरखा कम्युनिटी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने को लेकर क्यों है उत्साहित, ये जानने के लिए चीन नेपाल में कर रहा है फंडिंग। जी हां दोस्तों, नेपाल के गोरखा कम्युनिटी के युवाओं के इंडियन आर्मी में शामिल होने से चीन परेशान है। इस कारण चीन ने गोरखा युवाओं पर स्टडी के लिए काठमांडू के एक एनजीओ को 12.7 लाख नेपाली रुपए दिए हैं। चीन ये पता लगाना चाहता है कि गोरखा समुदाय के युवा इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्यों उत्साहित रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में नेपाल में चीन की राजदूत होई यानकी ने नेपाली एनजीओ चाइना स्टडी सेंटर को फंडिंग किया है। उन्होंने कई चीजों पर स्टडी करने के लिए कहा गया है, जैसे नेपालियों के भारतीय सेना में शामिल होने के कारण नेपाल के उन क्षेत्रों में जहां से इस तरह की भर्तियां की जा रही है और वहां के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, विदेशी सेनाओं में शामिल होने में उनकी रुचि। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इंडियन आर्मी में 7 गोरखा रेजिमेंट है। इसमें लगभग 28,000 नेपाली नागरिक शामिल हैं। रेजिमेंटों की कुल 39 बटालियन है। कुल मिलाकर 11 गोरखा रेजिमेंट थी, जिसमें से 4 स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश सेना में चली गई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एसबीआई ने शुरू की नई स्कीम, छोटे और भूमिहीन किसानों को बैंक खेती करने के लिए दे रहा है लोन। जी हां दोस्तों, अगर आप शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी से उब गए हैं और गांव में रहकर आपकी इच्छा खेती करने की है तो आपके लिए लैंड परचेज स्कीम बेहतर है। इस स्कीम से आपको खेती योग्य जमीन मिल जाएगी। दरअसल जो लोग खेती करना चाहते हैं लेकिन जमीन नहीं है, उनकी जमीन की टेंशन को दूर करने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लैंड परचेज स्कीम बेहतर है। इसमें आपको सिर्फ 15% रकम चुकानी होगी, बाकी 85% आपको लोन मिल जाएगा। इसमें लोन चुकाने के लिए आपको 7 से 10 साल का टाइम दिया जाएगा। लोन चुकाने के बाद जमीन का मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। एसबीआई की लैंड परचेज स्कीम का मकसद छोटे किसानों को जमीन खरीदने में मदद करना है। इसके अलावा ऐसे लोगों को जमीन मुहैया कराई जाती है जिनके पास कृषि योग्य जमीन नहीं है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान को सशस्त्र ड्रोन देगा चीन, जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तैनाती की है योजना। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश में नाकाम रहे चीन ने पड़ोसियों के कंधों पर बंदूक रखकर भारत के खिलाफ चालें चलनी शुरू कर दी है। चीन अब भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को सशस्त्र ड्रोन के साथ विभिन्न हथियार दे रहा है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान अब चीन से लंबी दूरी के मध्यम अक्षांश वाले मानव रहित विमान यानी ड्रोन हासिल कर रहा है। काईहोंग 4 नाम के ड्रोनों की पहली खेप जल्द ही पाकिस्तान को पहुंच जाएगी। यही नहीं, चीन का पिट्ठू पाकिस्तान इन ड्रोनों को जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भी तैनात करने वाला है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आज दक्षिण कोंकण और गोवा तटीय व उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड के कुछ हिस्सों, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तरी कोंकण, गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा के कुछ भागों, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में हल्की सी बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों लगातार दूसरे दिन आम आदमी को लगा बड़ा झटका। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन पेट्रोल की कीमतों में की बढ़ोतरी। हालांकि इन दौरान डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल के दाम 16 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, लेकिन डीजल के भाव में कोई इजाफा नहीं हुआ है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 80 रुपए 73 पैसे हो गया है, जबकि 1 लीटर डीजल का भाव अपने पूर्ववर्ती दामों पर ही बना हुआ है, जो कि 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों आर्थिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक बाजार में कीमती धातुओं के भाव में तेजी देखने को मिली है। इसके बाद सोमवार दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में इजाफा हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक वैश्विक बाजार में तेजी के बाद दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली में सोने का भाव 340 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा है, जबकि चांदी के भाव में 1306 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 53,611 रुपए है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 69,820 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब बर्बाद नहीं होगा अनाज, रेलवे की खाली जमीन पर बनेंगे गोदाम। जी हां दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम के भंडार में अब रख रखाव की कमी की वजह से अनाज बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि सरकार वक्त की जरूरत के हिसाब से किसानों से MSP पर अनाज की खरीद बढ़ाने के साथ साथ भंडारण की भी बेहतर व्यवस्था करने जा रही है। अनाज भंडारण के लिए रेलवे की खाली जमीन पर गोदाम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। FCI ने इसके लिए रेलवे को 87 लोकेशन की सूची भेजी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भंडारण की कमी को पूरा करने को लेकर FCI, सेंट्रल हाउसिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस कंपनी द्वारा किए गए विश्लेषण के मद्देनजर रेलवे की खाली जमीन पर गोदाम बनाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कंगना रनौत ने आमिर खान के सेकुलरिज्म पर उठाए सवाल, शेयर किया एक्टर का पुराना इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की में है। इस दौरान उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी अमीन अदोरगेन से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीर वायरल होते ही बवाल मच गया। फर्स्ट लेडी की ओर से इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर करने के बाद आमिर खान निशाने पर आ गए। दरअसल पिछले दिनों धारा 370 के हटाए जाने के खिलाफ तुर्की ने अपना बयान दिया था।
अब एक्ट्रेस कंगना रनौत की टीम ने आमिर खान के एक पुराने वीडियो को शेयर कर उनकी धर्मनिरपेक्षता पर निशाना साधा है। इस वीडियो में आमिर खान यह कहते नजर आ रहे हैं कि वे अपने बच्चों को पूरी सख्ती के साथ इस्लाम फॉलो करने की हिदायत देंगे। दरअसल आमिर खान से पूछा गया था कि क्या हिंदू महिला से शादी करने के बाद उन्हें किसी प्रकार की दुविधा का सामना नहीं करना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार की चीन को झटका देने की रणनीति आई काम। 24 स्मार्टफोन कंपनियां भारत में लगाएगी बड़े प्लांट। जी हां दोस्तों, अमेरिका से ट्रेड वार और पूरे विश्व में जानबूझकर इस महामारी को फैलाने का पश्चिमी देशों का आरोप झेल रहे चीन को तगड़ा झटका लगा है। स्मार्टफोन बनाने वाली 24 कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाने की तैयारी कर रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि चीन छोड़ने वाली कंपनियों को लुभाने की भारत की रणनीति काम कर रही है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एप्पल तक के लिए कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों ने भारत में निवेश करने की इच्छा जताई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्यातक देश है। देश में अब तक 300 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग चुकी है। केंद्र सरकार ने मार्च में ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कुछ इंसेंटिव्स का ऐलान किया था। इसके मद्देनजर करीब 24 कंपनियों ने भारत में मोबाइल फोन की फैक्ट्रियां स्थापित करने की इच्छा जताई है। आईटी मंत्रालय के मुताबिक यह कंपनियां भारत में 1.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 11,200 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।